आगे हम बात करते हैं डायाफ्रैग्मेटिक हर्नियास की। डायाफ्राम हम किसको कहते हैं? आपको पता है कि हमारी एक क्या है, फर्ज करो ये क्या है, आपकी चेस्ट कैविटी है, ठीक है, और ये क्या है, आपकी एब्डोमिनल कैविटी है। तो इस जो आपको पता है कि जो एब्डोमिनल कैविटी और जो चेस्ट कैविटी है, इसके दरमियान अल्लाह ताला ने एक डोम शेप्ड अल्लाह ताला ने एक डोम शेप्ड मसल रखा है, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डायाफ्राम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। अब फर्ज करो डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया से हमें पता चल रहा है कि डायाफ्राम से कोई चीज बाहर निकलेगी। डायाफ्राम से क्या होगी? प्रोट्रूजन होगी। डायाफ्राम से क्या होगी? प्रोट्रूजन होगी, और ऐसे हर्नियाज को हम क्या कहेंगे? डायाफ्रैग्मेटिक हर्नियाज कहेंगे। ओके, अब हम जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका डायाफ्रैग्मेटिक हर्नियाज है, इसको जरा गौर से देखना, ये बहुत आसान है, आपको अभी याद हो जाएगा। डाया डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया जो डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया है, इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें क्या होगा? एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स, जो आपके एब्डोमिन के, जो पेट के स्ट्रक्चर्स हैं, एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स की क्या हो जाएगी? एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स एंटर्स एंटर्स द थोरैक्स, कि जो हमारे पेट के स्ट्रक्चर होंगे वो किस में एंटर हो जाएंगे? हमारे थोरैक्स में एंटर हो जाएंगे, और इसको हम कहते हैं डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया। अच्छा, अब इसमें उसने सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो इन्फेंट्स होते हैं, जो 12 महीने से छोटे बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है? तो जो इन्फेंट्स होते हैं, इनमें डिफेक्ट होता है। किस चीज का डिफेक्ट होता है? इसमें एक चीज का डिफेक्ट होता है, और उस चीज को हम जरा पढ़ लेते हैं। डिफेक्ट इन डिफेक्ट डिफेक्ट इन प्लूरो डिफेक्ट इन प्लूरोपेरिटोनियल, ठीक है, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। अच्छा, इस मेम्ब्रेन के आगे लिख लें कि ये ना एक एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, और इसने फॉर्मेशन ऑफ डायाफ्राम करनी होती है। जो आपका डायाफ्राम है, उसमें इसने रोल प्ले करना होता है। तो जो आपका प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, ये एक एम्ब्रियोलॉजिकल हमारे उसमें जो जब बच्चा छोटा होता है, तो उसमें एक मेम्ब्रेन होती है, जिसने क्या बनाना होता है? फॉर्मेशन ऑफ क्या बनानी होती है? डायाफ्राम। डायाफ्राम की क्या बनानी होती है? फॉर्मेशन बनानी होती है। तो अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाएगा, जाहिर बात है कि अगर प्लूरोपेरिटोनियल में कोई डिफेक्ट आ जाएगा, तो जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा, उसमें क्या होगा? उसमें डायफ्रैग्मेटिक हर्निया होगा। तो इट इज अ डिफेक्ट इन प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। जो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है? ये हमारे डायफ्राम को बनाती है। ये क्या करती है? हमारे डायफ्राम को बनाती है। उसके बाद जरा हम आगे चलते हैं। अब इसमें उसने लिखा हुआ है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, इनमें मोस्टली क्या होता है? मोस्ट कॉमनली क्या होता है? लेफ्ट साइड हर्निया होता है। लेफ्ट साइड हर्निया क्यों होता है? क्योंकि आपका जो लेफ्ट साइड है, इट इज मोर, मतलब ये सेंसिटिव है। सेंसिटिव कैसे है? तो जो आपकी लेफ्ट साइड हर्निया आर मोर कॉमन, जो आपकी लेफ्ट साइडेड हर्निया ये ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू राइट साइड। राइट साइड में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राइट साइड में आपका एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, और उसको हम कहते हैं लिवर। लिवर आपका किस तरह पड़ा हुआ है? राइट साइड में। तो लिवर की वजह से जो आपके अब्डोमिनल कंटेंट है, वो राइट साइड में हर्निएट नहीं करते, वो सिर्फ लेफ्ट साइड में हर्निएट करते हैं। ओके, अब ये तो आपको समझ आ गई कि जो आपका लेफ्ट साइडेड हर्निया, दे आर मोर कॉमन इन इन्फेंट्स। लेकिन जो अडल्ट हैं, जो आपके मतलब अडल्ट हैं, जो बड़े मतलब नौजवान हैं या बूढ़े हैं, तो उनमें क्या होगा? अडल्ट में आपने एक चीज याद रखनी है कि इसमें क्या होगा? लेग्जिटी। लेग्जिटी का मतलब याद रख लें कि वीकनेस समझ लें, वीकनेस या डिफेक्ट, ठीक है। तो लेग्जिटी लेग्जिटी या फिर डिफेक्ट होगा। लेग्जिटी या फिर डिफेक्ट होगा, किस में डिफेक्ट होगा? ऑफ फ्रीनो फ्रीनो हम किसको कहते हैं? फ्रीनो एसोफिजियल फ्रीनो एसोफिजियल फ्रीनो एसोफिजियल मेम्ब्रेन। जो आपकी फ्रीनो एसोफिजियल मेम्ब्रेन है, अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, अब आप कहते हैं कि ये जो आपकी फ्रीनो एसोफिजियल है, जो फ्रीनो एसोफिजियल है, इस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? तो ये भी एक आपका एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, और इसने भी क्या बनाना होता है? इसने भी आपका डायाफ्राम बनाना होता है। इसने भी क्या बनाना होता है? डायाफ्राम बनाना होता है। तो फर्ज करो अगर इस मेम्ब्रेन में कोई मसला आ जाता है, ये मेम्ब्रेन थोड़ी कमजोर रह जाती है, तो क्या होगा कि जो अडल्ट होगा उसमें क्या हो जाएगा? उसमें हर्निया हो जाएगा। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन का डिफेक्ट आता है, और जो अडल्ट्स होते हैं उसमें फ्रीनो एसोफिजियल मेम्ब्रेन का डिफेक्ट आता है। ओके, उसके बाद इसमें आगे उसने लिखा हुआ है कि हियाटल हर्निया। जो मेन चीज थी वो हमारी ये थी कि हियाटल हर्निया क्या होता है? हियाटल हर्निया हियाटल हर्निया में आपने याद रखना है कि अगर आपकी जो स्टमक है वो डायफ्राम के रास्ते ऊपर की तरफ आपकी चेस्ट कैविटी में निकली हुई है, तो इसको हम कहते हैं हियाटल हर्निया। मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ सारी, ठीक हो गया? तो इसको हम कहते हैं हियाटल हर्निया कहते हैं। तो इट इज हर्निएशन ऑफ स्टमक थ्रू एसोफिजियल हियाटस। देखो, जरा गौर करना है आपने। जो हमारा ये फर्ज करो जो आपका होता है ना डायफ्राम, डायफ्राम में ना हमारे डिफरेंट अल्लाह ताला ने होल रखे हैं, सुराख रखे हैं। और एक होता है ओसोफेगस के लिए, एक होता है उसके लिए एओर्टा के लिए, एक होता है आपकी उसके लिए वेगस नर्व के लिए भी होता है। डिफरेंट हमारे होल्स पड़े हुए हैं किसमें? डायफ्राम में। ऐसा सुराख जो कि डायफ्राम में होता है, जो कि डायफ्राम में होता है और जिससे ओसोफेगस पास करती है, जिससे हमारी खुराक की नाली पास करती है, इस सुराख को हम कहते हैं एसोफिजियल हियाटस। ऐसे होल को हम क्या कहते हैं? एसोफिजियल हियाटस। दोबारा सुने,
डायफ्राम के अंदर एक होल होता है, अल्लाह ताला ने एक होल रखा है ताकि हमारी जो खुराक की नाली है वो उसके रास्ते से पास कर सके। उस सुराख को हम क्या कहते हैं? एसोफिजियल हियाटस। उस सुराख को हम क्या कहते हैं? एसोफिजियल हियाटस कहते हैं। अब आपको पता है कि खुराक के आगे क्या पड़ी है? उसकी ये स्टमक पड़ी हुई है। ये क्या है? स्टमक है। अब फर्ज करो ये जो स्टमक है ये ऊपर की तरफ प्रोट्रूड कर जाती है, मतलब कि ये आपका क्या है? डायफ्राम है। और जो आपकी स्टमक है वो यहाँ पे इस तरह निकली हुई है, ठीक है। जो स्टमक है वो आपकी ऊपर गुजर गई है, आपके डायफ्राम से बाहर निकली हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हियाटल हर्निया। इसको हम क्या कहेंगे? हियाटल हर्निया। मतलब कि फर्ज करो ये क्या है? डायफ्राम है, ठीक है। और जो आपकी स्टमक है वो अल्लाह भला करे ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये आपकी क्या है? स्टमक है। तो आपके डायफ्राम से ऊपर निकली हुई है और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हियाटल हर्निया। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं कि जो हियाटल हर्निया होता है इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो ये बहुत आसान है, आपको अभी ये समझ आ जाएगा, मतलब बहुत ईजी ये कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला है जी आपका स्लाइडिंग हियाटल हर्निया। सबसे पहले क्या है? स्लाइडिंग स्लाइडिंग हियाटल हर्निया। स्लाइडिंग हियाटल हर्निया। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? आपने एक चीज याद रखनी, आपकी बुक ने, पहले आपकी बुक की लाइन पढ़ लेते हैं। बुक ने लिखा हुआ है कि गैस्ट्रो एसोफिजियल जंक्शन। मतलब कि गैस्ट्रो एसोफिजियल जंक्शन का मतलब यह है कि ये आपकी एसोफेगस है और यहां से आपकी स्टमक स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस जंक्शन को हम कहते हैं गैस्ट्रो एसोफिजियल जंक्शन। इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रो एसोफिजियल जंक्शन। अब अगर ये गैस्ट्रो एसोफिजियल जंक्शन आपका डिस्प्लेस हो गया है अपवर्ड, मतलब कि इसको इस तरह चाहिए था कि ये आपका डायफ्राम है और आपको होना इस तरह चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि जो आपका ये गैस्ट्रो एसोफिजियल जंक्शन है, मतलब ये डायफ्राम है, ठीक है, और गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन ऊपर चला गया, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर गया। तो क्या होगा कि आपको कौन सा हर्निया हो जाएगा? स्लाइडिंग हियाटल हर्निया। कौन सा हो जाएगा? स्लाइडिंग हियाटल हर्निया। और इसमें आपको एक फाइंडिंग मिलेगी जिसको हम कहते हैं आर ग्लास फाइंडिंग। जिसको हम क्या कहते हैं? और ग्लास फाइंडिंग। और ग्लास का किसी को शायद पता हो, और ग्लास फाइंडिंग। आपने एक चीज देखी होगी, हमने बल्कि मूवीज में देखा है कि वो एक ना उसके एक शीशे का ना एक ग्लास सा होता है और उसमें उन्होंने रेत डाली होती है, और जब उसको उल्टा करते हैं तो एक स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाती है, वो कुछ इस शेप की होती है, मतलब कि ये इस तरह की ना। तो उसमें यहाँ पे उन्होंने काफी रेत डाली होती है। जब हम उसको नीचे करते हैं तो क्या होता है कि ग्रेविटी की वजह से थोड़ी थोड़ी रेत नीचे आती रहती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं और ग्लास। इस स्ट्रक्चर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? और ग्लास कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? और ग्लास। तो इसमें आपको फाइंडिंग जो मिलेगी, जो आपकी स्टमक होगी वो किस तरह की होगी? और ग्लास की तरह। आप कहते हैं कि यार समझ काख नहीं आई, तो जरा हम इसको डायग्राम से समझते हैं, फिर आपको इसकी समझ आएगी। तो जो और ग्लास है, इसकी डायग्राम तो आई थिंक मेरे पास नहीं है अभी। डायग्राम मैंने निकाली थी लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। खैर इसको छोड़ो, और ग्लास को। इसमें होता ये है कि जो आपका हर्निया है वो जो गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन है वो ऊपर निकला निकला होता है। किससे निकला होता है? आपके डायफ्राम से। इसमें आपको बुक से दिखाता हूँ, डायग्राम बुक पे बनी हुई है। तो इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग हियाटल हर्निया। ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं किसके? गर्ड के, ठीक है। गर्ड के किसके सबसे ज्यादा चांस होते हैं? गर्ड क्या होता है? गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे भी गर्ड क्या होता है। मतलब कि जो आपको तेजाबियत हो जाती है जब आप खाना खाते हो, जब आप बीफ खाते हो, तो आपके सीने में जो जलन होती है इट इज ड्यू टू गर्ड। ठीक हो गया। तो इट इज एसोसिएटेड विद गर्ड। उसके बाद आपका जो सेकंड है दैट इज योर पैरा एसोफिजियल हियाटल हर्निया। पैरा पैरा एसोफिजियल हियाटल हर्निया। जो पैरा एसोफिजियल हियाटल हर्निया, इसको जरा समझ लें। पैरा एसोफिजियल हियाटल हर्निया, इसमें क्या होता है? जो पैरा एसोफेजियल हियाटल हर्निया है, इसमें जो आपका जंक्शन है, जंक्शन इज नॉर्मल। जंक्शन नॉर्मल होता है, मतलब कि फर्ज करो ये क्या है? एसोफेगस है। यहां से आपकी स्टमक स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ये क्या है? डायफ्राम है। तो जंक्शन आपका नॉर्मल होता है, जंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जो आपका ये फंडस था, फंडस ऊपर की तरफ निकला होता है। तो अगर जंक्शन नॉर्मल है लेकिन फंडस आपका डायफ्राम से ऊपर निकल गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पैरा एसोफेजियल हियाटल हर्निया। ये आपको ऐसे नहीं समझ आएगी, मैं आपको बुक पे लेके चलता हूँ फिर आपको समझ आएगी। देखिए ये हमारी आगे बुक, और ये उसने डायग्राम शायद बना, हाँ ये देखें, ये डायग्राम बनाई हुई है। और इसको जरा आप गौर करें थोड़ा सा, तो ये क्या है? आपका डायफ्राम है, ठीक है। ये क्या है? डायफ्राम है। और ये क्या है? आपका जंक्शन है, ठीक है। ये क्या आपका गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन है। तो जो जंक्शन है वो डायफ्राम से ऊपर निकला हुआ है, डायफ्राम से बाहर की तरफ प्रोट्रूड किया हुआ है। तो ऐसे हर्निया को हम कहते हैं स्लाइडिंग हियाटल हर्निया। ऐसे हर्निया को हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग हियाटल हर्निया। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? आपका फंडस है, ठीक है। ये क्या है? फंडस है। और अगर आपका जो जंक्शन है वो नॉर्मल है, जो जंक्शन है बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो आपका ये वाला फंडस ऑफ स्टमक है ये अगर ऊपर निकल जाए तो ये क्या होगा? इट विल बी पैरा एसोफेजियल हियाटल हर्निया। और मुझे जरा आपने शाबाश ये बताना है कि ये दोनों टाइप्स किसकी हैं? ये दे आर इनकार्सिरेटेड हर्निया या फिर ये स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया? बताना जरा मुझे, इनमें इनकार्सिरेशन हो रही है या स्ट्रैंगुलेशन हो रही है? भूल गए हो? बता दें जल्दी। इनकार्सिरेशन हो रही है।
पक्की बात है, इनमें स्ट्रैंगुलेशन हो रही, मतलब देखें मैं आपको बताता हूँ, उसने ये लिखा हुआ है कि जो आपका ये जो इसमें तकरीबन दोनों हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली इसमें स्ट्रैंगुलेशन हो रही है, क्योंकि देखो उनका ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाएगी ना, मतलब इसमें मोस्टली स्ट्रैंगुलेशन होगी, लेकिन दोनों हो सकती हैं। तो उसने ये सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन आपको बताने की कोशिश की थी कि इसमें इनकार्सरेशन भी हो सकती है और आपकी स्ट्रैंगुलेशन भी हो सकती है, तो इसमें दोनों हो सकती हैं। अच्छा खैर हम इसको देखते हैं। इसमें उसने यही लिखा हुआ है कि जो आपका स्लाइडिंग हियाटल हर्निया है, इसमें इट इज एसोसिएटेड विद गर्ड, और जो आपका पैरा एसोफेजियल हियाटल हर्निया है, इट इज इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक फंडस प्रोट्रूड्स इनटू द थोरेक्स, जो हमारी गैस्ट्रिक फंडस होती है ये बाहर निकली होती है, और जो आपका गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन है ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। जो गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन होता है ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, और जो हमारा गैस्ट्रिक फंडस है वो बाहर निकली होती है। वो क्या निकली होती है, बाहर निकली होती है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद एक आखिरी, और इसके बाद आपकी जान छूट जाएगी इस ड्राई से टॉपिक से, दैट इज योर फिमोरल ट्राइंगल। इसमें आपको कुछ याद रहे या ना याद रहे, एक चीज आपको लाजमी याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये FEM से स्टार्ट हो रहा है, ये क्योंकि FEM से स्टार्ट हो रहा है तो ये किस में ज्यादा होगा, ये खवातीन में ज्यादा होगा। जो फिमोरल हर्निया ये खवातीन में ज्यादा होता है। जो लेडीज होती हैं इनमें फिमोरल हर्निया बहुत कॉमन होता है। दोबारा सुने, जो फिमोरल हर्निया वो FEM से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा ये किन में होगा, आपकी फीमेल्स में होगा। और इसमें होता क्या है, इसमें प्रोट्रूजन होती है, इसमें प्रोट्रूजन होती है बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट, कि जो इंग्वाइनल लिगामेंट है, मतलब कि फर्ज करें ये आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये देखें, अगर आप इस डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये आपका क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट है। इंग्वाइनल लिगामेंट से अगर नीचे प्रोट्रूजन हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिमोरल, इसको हम क्या कहते हैं, फिमोरल हर्निया। ठीक है, तो इट इज प्रोट्रूजन बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट थ्रू फिमोरल कैनाल बिलो एंड लेटरल टू, ठीक है, बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। जो प्यूबिक ट्यूबरकल होता है उसके लेटरल और बिलो बिलो किसके, देखिए, थ्रो फिमोरल कैनाल के रास्ते में, बिलो एंड लेटरल, नीचे और लेटरल साइड में, किसके, प्यूबिक ट्यूबरकल के। और ये किस में कॉमन होता है, ये फीमेल में कॉमन होता है। ये आपने लाजमी बात याद रखनी है कि जो फिमोरल हर्निया है ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है, बट ओवरऑल इंग्वाइनल हर्नियाज आर मोर कॉमन। लेकिन जो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंग्वाइनल हर्नियाज आर मोर कॉमन, इसके आपको बहुत ज्यादा मरीज मिलेंगे इंग्वाइनल हर्निया के। मोर लाइकली टू प्रेजेंट विद इनकार्सरेशन आर स्ट्रैंगुलेशन, इनमें भी दोनों हो सकती हैं, यहाँ मतलब इनमें इनकार्सरेशन हो सकती है, यहाँ पर क्या हो सकती है, स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है। तो ये आपने मतलब इसको सिर्फ एक दफा पढ़ लेना, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें जो चीज आपने नहीं ना भूलनी, मैं इस पेज में आपको बातें बता देता हूँ जो कि आपने हर हाल में नहीं भूलनी, वो ये है। सबसे पहले हम इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की बात करते हैं। जो इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, क्योंकि ये IN से स्टार्ट हो रहा है, तो ये किन में ज्यादा होगा, ये इन्फेंट्स में ज्यादा होगा, जो छोटे बच्चे हैं उनमें ज्यादा होगा। उसके बाद ये क्या होता है कि ये एंटर करता है, एंटर इनटू इंटरनल इंग्वाइनल रिंग लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। ये किसके लेटरल होगा, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के क्या होगा, लेटरल होगा। ये सबसे अहम बात है, ये MCQs है। उसके बाद अगर हम डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की बात करें, इसमें एक और चीज याद रख लेनी है, इट इज कवर्ड बाय ऑल थ्री लेयर्स, इट इज कवर्ड बाय ऑल थ्री लेयर्स। उसके बाद आपका आता है जी डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, इसको आपने कैसे, इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। इसमें सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि प्रोट्रूड थ्रू इंग्वाइनल हेजलबैक ट्रायंगल, जो हेजलबैक ट्रायंगल होती है उससे ये प्रोट्रूड करता है। बल्जिज डायरेक्टली थ्रू पैराइटल पेरिटोनियम, जो पैराइटल पेरिटोनियम होता है उससे इसकी बल्जिंग होती है। मेडियल टू, ये सबसे अहम एमसीक्यूज है ये वाला, जो इट इज मेडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं उनके ये क्या होता है, मेडियल होता है। गोज थ्रू एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग ओनली, ये सिर्फ एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग से बाहर निकलता है। बाकी उसने आपको एक निमोनिक भी दिया हुआ है कि जो MD होता है, MD से आपने क्या याद रखना है कि मेडियल इज डायरेक्ट। जो डायरेक्ट MD मतलब कि M से मेडियल और D से डायरेक्ट, जो डायरेक्ट हर्निया होते हैं वो क्या होते हैं, मेडियल होते हैं। और L से आपने क्या याद रखना है, जो लेटरल होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर, जो लेटरल होते हैं वो क्या है, इनडायरेक्ट हर्नियाज है, वो क्या है, इनडायरेक्ट हर्नियाज है। तो ये आप निमोनिक भी यूज कर सकते हो। उसके बाद फिमोरल हर्निया, फिमोरल हर्निया में आपको कुछ भी याद ना रहे, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो फिमोरल हर्निया होता है ये बहुत कॉमन होता है, किसमें, फीमेल्स में कॉमन होता है। ओके जी, आज हमारी एनाटॉमी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई है। तो ये सबसे मुश्किल पार्ट यही होता है GIT का, ये स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती एनाटॉमी, इसकी थोड़ी सी मुश्किल है। बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि आपको किसी क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये टॉपिक सी थोड़ा ड्राई सा था, तो इसलिए हमारी एनाटॉमी खत्म हो गई है। तो अगर आपको एनाटॉमी आ गई है तो समझ लें कि आप सबसे आगे हैं। ठीक है, तो फिजियो हम आज से अभी स्टार्ट करते हैं। फिजियो हम ज्यादा स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हम 3 हार्मोन्स पढ़ते हैं। गैस्ट्रिन पढ़ेंगे, स्मेटोस्टेटिन पढ़ेंगे और कोलिसिस्टोकाइनिन पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन आपको उसका आंसर आपने मुझे बताना है। मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आप आपके इर्द गिर्द ना बड़े आपने मरीज देखे होंगे कोलिसिस्टाइटिस के। उनका जो पित्ता है, जो जिसको हम पित्ता कहते हैं, उसमें पथरी होती है, या फिर जो पित्ता होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हुई होती है।
तो मुझे आपने ये बताना है कि जो कोलिसिस्टाइटिस के पेशेंट होते हैं, जो कोलिसिस्टाइटिस के पेशेंट होते हैं, इनमें हम फैटी फूड क्यों मना करते हैं? अगर वो फैटी फूड खा लें तो उनको बड़ी शदीद पेन स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे आपने ये बताना है, लेकिन आपको तभी समझ आएगी जब आप ये पहले पढ़ोगे। ठीक हो गया? तो जी डॉक्टर काशिफ, आप सही कह रहे हो, बाइल तो हेल्प करता है, लेकिन आपने मुझे ये बताना है कि जब वो फैटी फूड खाएंगे तो उसमें क्यों मतलब पेन होना स्टार्ट हो जाती है? फैटी लिवर की वजह से? नहीं नहीं, फैटी लिवर पैंक्रियाटिस, नहीं नहीं, तुक्के नहीं मारने, पहले सुन लो फिर बाद में मुझे बताना, एंड पे आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। कि जो पित्ते के मरीज होते हैं, इन जब वो फैटी फूड खाते हैं तो उनको पेन क्यों होती है? उनको पेन क्यों होती है? तो ये आपने मुझे बताना है बाद में, फिलहाल नहीं बताना। ठीक है? फिलहाल सारे आप अपनी अपनी नई नई इन्वेंशन बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है कुछ, जब आप पढ़ लोगे फिर आपको समझ आएगी। देखिए वेजो कंस्ट्रिक्शन कहाँ से आ गई है। देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही है, ये आपकी बुक की डायग्राम है, इसको जरा हम पढ़ते हैं। देखो, फर्ज करो आज आपके मैस में, फर्ज करो दाल चावल आए थे। ठीक है? फर्ज करो कि आज आपके मैस में दाल चावल आए हैं, और माशाल्लाह आपने बड़े मजे ले लेके दाल चावल खाए हैं, बड़े लोगों को दाल चावल पसंद भी होते हैं। तो जो जब वो दाल चावल खाएंगे, जब वो दाल चावल खाएंगे तो जो आपके दाल चावल हैं वो सीधे कहाँ पे जाएंगे? आपके स्टमक में जाएंगे। ठीक है? तो ये आ गए आपके दाल चावल। ठीक है? ये आपके मतलब खाना आ गया आपके स्टमक में। अब ये जो खाना आता है, खाना सीधा जाता है, सीधा जाता है कहाँ पे जाता है? आपके एंट्रम ऑफ स्टमक में। ठीक है? एंट्रम, इस एरिया को हम कहते हैं एंट्रम ऑफ स्टमक। जो एंट्रम ऑफ स्टमक होता है, इसके अंदर सेल्स होते हैं, इसके अंदर सेल्स होते हैं, और उन सेल्स को हम कहते हैं जी सेल्स। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? जी सेल्स। अब जब आप दाल चावल खाते हो, दाल चावल आपके गए सीधा एंट्रम में, और वो कहते हैं कि जी आयानू। ठीक है? पंजाबी में कहते हैं ना जी आयानू, मतलब वेलकम के लिए हम कहते हैं कि जी आयानू। तो जो जी सेल्स होते हैं वो कहते हैं जी आयानू के आए जरा, हम आपका वेलकम करते हैं। तो जो जी सेल्स होती हैं, जो जी सेल्स होते हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं। जब जी सेल्स स्टिमुलेट होते हैं तो क्या होता है? जब ये जी सेल्स स्टिमुलेट होते हैं तो ये एक हार्मोन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रीन। जिसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रीन। अब जो गैस्ट्रीन है, गैस्ट्रीन दो काम करेगा। जो गैस्ट्रीन है वो दो काम करेगा। एक काम ये सीधा दौड़ा 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 किसके पास जाएगा? आपके पाइटल सेल के पास जाएगा, और उसको कहेगा कि भाईजान आप ना HCl की प्रोडक्शन ज्यादा कर दें। दूसरा काम ये क्या करेगा? जो गैस्ट्रिन होगा ये दौड़ा दौड़ा किसके पास जाएगा? अपने हमसाये के पास जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स। जिसको हम कहते हैं इंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स, इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके भी। इंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स। ठीक है? इंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स। जो गैस्ट्रिन है दौड़ा दौड़ा किसके पास पहले तो गया? आपके पाइटल सेल के पास गया, और किसके पास गया? इंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल के पास गया। अब जो इंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स हैं, ये क्या पैदा करेंगे? ये जो हमसाए हैं, ये क्या करेंगे? ये उसकी मदद करेंगे, और क्या पैदा कर देंगे? हिस्टामीन पैदा कर देंगे। क्या कर देंगे? हिस्टामीन पैदा कर देंगे। जब ये हिस्टामीन किसके पास जाएगा? पाइटल सेल के पास जाएगा, तो ये किसको स्टिमुलेट कर देगा? ये पाइटल सेल को स्टिमुलेट कर देगा। अब जरा हम कहानी को दोबारा समझते हैं। देखो, फर्ज करो आपका जो घर है वो एक स्टमक है, और आपके घर ना हद से ज्यादा मेहमान आ जाते हैं। मतलब मेहमानों ने दो का बताया था और वो आ 10 गए हैं। तो अब आपसे सारे मेहमान संभाले नहीं जा रहे, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप खुद कुछ ना कुछ खाना बना लोगे। कुछ खाना आप खुद बना लोगे, और कुछ आप अपने हमसायों से मदद ले लोगे। ठीक है? तो क्या होगा कि जो गैस्ट्रिन होगा, गैस्ट्रिन सबसे पहले तो अपना ये काम करेगा, पाइटल सेल के पास जाएगा, और क्या करेगा? उसको स्टिमुलेट करेगा कि भाईजान आप HCl बनाएं। दूसरे नंबर पे ये अपने हमसायों की मदद भी ले लेगा, और जिसको हम कहते हैं इंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल। जो उसके हमसाए होंगे, जो उसके हमसाए होंगे वो क्या पैदा करेंगे? वो हिस्टामीन पैदा करेंगे। जो वो हिस्टामीन पैदा करेंगे, और हिस्टामीन उसकी क्या करेगा? मदद करेगा पाइटल सेल की। तो इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा कि हम मेहमानों का खाना बना लेंगे, मतलब कि जो आपका HCl है उसकी प्रोडक्शन होगी। तो HCl प्रोड्यूस कैसे होता है? हमारा खाना जाता है पेट में, जब खाना जाता है पेट में तो क्या होता है? हिस्टामीन बनता है। हिस्टामिन कौन बनाते हैं? हमारे हमसाए बनाते हैं, मतलब इंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स बनाते हैं। और गैस्ट्रिन खुद भी बनाता है, और आपके हिस्टामिन भी बनाते हैं। तो क्या आता है? आपका HCl ज्यादा हो जाता है, आपका एसिड बन गया। आपका क्या हो गया? एसिड बन गया। एक ओके, ये तो होगी सीधी बात। ठीक है? अब हम जरा इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि इसकी थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है, गैस्ट्रिन। ठीक है? ये गैस्ट्रिन है। हम आज सिर्फ 3 हार्मोन पढ़ेंगे ताकि आपको ये याद हो जाए। और एक मेरी बात लाजमी आप समझ लें, सुन लें, कि अगर आप वाकई GIT की फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये हार्मोन सारे याद करने पड़ेंगे, कि कौन सा हार्मोन कहाँ से पैदा होता है, उसका क्या फंक्शन है, उसको रेगुलेट कौन सी चीज करती है। ठीक हो गया? तो अगर आपको ये चीजें अच्छे से आती हैं तो आपको काफी इंशाल्लाह इंटरेस्ट पैदा होगा। तो गैस्ट्रिन का सबसे पहले हमने पढ़ा कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो एंट्रम ऑफ स्टमक होता है उसमें खाना जाके लगता है, हमारी नर्व स्टिमुलेशन भी होती है, जिससे क्या होता है? जी सेल एक्टिवेट होते हैं। जी सेल क्या बनाते हैं? गैस्ट्रिन बनाते हैं। अब जो गैस्ट्रिन है ये कौन बनाता है? आपके जी सेल्स बनाते हैं। अब जी सेल्स कहाँ पे पड़े होते हैं? एंट्रम ऑफ स्टमक में। कहाँ पे पड़े होते हैं? एंट्रम ऑफ स्टमक में। और कहाँ पे पड़े होते हैं? ड्यूडनम में। ड्यूडनम और एंट्रम ऑफ स्टमक में क्या पड़े होते हैं? आपके जी सेल्स पड़े होते हैं, और वो क्या बनाते हैं? आपके गैस्ट्रिन बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? गैस्ट्रिन बनाते हैं। ओके।
अब आपने कहा कि यार इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका एक यूवर्ल्ड का इसके ऊपर एक क्वेश्चन है पूरा। यूवर्ल्ड का क्वेश्चन ये है कि बताएं कि कौन सा ऐसा हार्मोन है, कौन सा ऐसा हार्मोन है, देखो आगे हम जितने भी हार्मोन्स पढ़ेंगे ना वो सारे के सारे हार्मोन्स इनहिबिट करते हैं, लेकिन ये वाहिद गैस्ट्रिन एक ही हार्मोन है जिसने गैस्ट्रिक एसिड मतलब कि इस एसिड की प्रोडक्शन को ज्यादा करना है। गैस्ट्रिन एक वाहिद ऐसा हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को ज्यादा करता है। और इसके अलावा इट हैज ट्रॉफिक इफेक्ट। ट्रॉफिक इफेक्ट हम किसको कहते हैं कि ये उसकी ग्रोथ कराता है और ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाता है। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिक फीचर्स किसके पास है, आपके गैस्ट्रिन के पास है। गैस्ट्रिन ने क्या करनी है, इंक्रीज गैस्ट्रिक हाइड्रोजन एक्सक्रीशन, इंक्रीज गैस्ट्रिक ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा और इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। ये तीनों चीजें कौन कराएगा, आपका गैस्ट्रिन कराएगा। आपने खाना खाया, गैस्ट्रिन रिलीज हुआ, गैस्ट्रिन ने हिस्टामिन की मदद ली, हिस्टामिन ने भी क्या किया, जाके पाइटल सेल को स्टिमुलेट किया, क्या हो गया, आपका एसिड भी ज्यादा हो गया, आपकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी। जो स्टमक का म्यूकोजा है, जो सबसे इंटरनल लेयर है, उसकी क्या होगी, ग्रोथ भी ज्यादा होगी। और क्या होगा, गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी ज्यादा होगी। क्या होगा कि आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को ये बढ़ाता है। ये सिर्फ वाहिद एक हार्मोन है और ये यूवर्ल्ड का क्वेश्चन है। इसके ऊपर यूवर्ल्ड का क्वेश्चन है कि जो आपका कौन सा हार्मोन है, जो एक सिंगल हार्मोन जो कि मोटिलिटी और आपके ग्रोथ को बढ़ाता है, तो आपने कहना है गैस्ट्रिन। आपने क्या कहना है, गैस्ट्रिन कहना है। ओके, अब आप कहते हैं कि यार ये रेगुलेट कैसे होगा, मतलब कि कौन सी चीज इसको स्टिमुलेट करेगी, कौन सी चीज इसको क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। तो मैंने आपको कहा कि जब आप खाना खाते हो, तो क्या होता है, जब आप माशाल्लाह दाल चावल खाओगे और आपने एक की बजाय दो प्लेटें खा ली हैं, तो जब आप दो प्लेटें खाओगे तो क्या होगा, आपकी जो स्टमक होगी वो डिस्टेंड कर जाएगी। जो स्टमक होगी वो क्या कर जाएगी, डिस्टेंड कर जाएगी। जब स्टमक डिस्टेंड करेगी तो क्या होगा, स्टमक में स्ट्रेच आएगा। जब स्टमक में स्ट्रेच आएगा तो आपके जी सेल एक्टिवेट होंगे और क्या होगा, गैस्ट्रिन बनेगा, पहली बात। उसके बाद अल्कलानाइजेशन। अल्कलानाइजेशन हम किसको कहते हैं कि जो हमारी पीएच है, वो क्या हो गई है, बेसिक हो गई है। तो हमें पता है कि जो हमारी स्टमक होता है, स्टमक में एसिडिक पीएच होती है। तो जैसे ही पीएच नीचे गिरती है, जैसे पीएच इंक्रीज होती है, मतलब कि बेसिक की तरफ जाती है, तो आपका जी सेल क्या बनाना शुरू कर देते हैं, गैस्ट्रिन बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद माशाल्लाह आपने दाल चावल के साथ मुर्गी भी खाई है, मतलब कि प्रोटीन खाई है, और प्रोटीन में क्या होता है, अमाइनो एसिड होते हैं। तो जब आपने अमाइनो एसिड खाए हैं, तो अमाइनो एसिड भी क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। उसके अलावा मेरा आप सबसे एक और सवाल है। डॉक्टर अदनान आई थिंक प्रेजेंट हैं। डॉक्टर अदनान माशाल्लाह हमारे बड़े लावे हैं। तो डॉक्टर अदनान ने फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, बाकियों में ने भी पढ़ी होगी। लेकिन मेरा आप सबसे एक फार्मा का सवाल है कि जो आपके गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन आपका जो वेगल स्टिमुलेशन है, वेगल स्टिमुलेशन मतलब कि वेगस नर्व जो होती है, वेगस नर्व आपको पता है कि वो है इसमें क्या नाम है, पैरासिम्पैथिक इनर्वेशन होती है इसकी। तो ये एसिटाइलकोलिन पैदा करती है, तो जो वेगल स्टिमुलेशन है, इसने आपके गैस्ट्रिन को बढ़ाना होता है। ऐसे ही आपके सामने लिखा हुआ है कि जो वेगल स्टिमुलेशन है वो गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड बनाती है, जिससे क्या होती है, जिससे हमारी गैस्ट्रिन इंक्रीज होता है। ओके, लेकिन अगर आपने लिपन कोड पढ़ी हुई है, लिपन कोड फार्माकोलॉजी पढ़ी, क्योंकि मैं पढ़ाता रहा हूं तो मुझे काफी एक्सपीरियंस है। जो लिपन कोड है, लिपन कोड में एक लाइन लिखी हुई है, कि जो आपके ऐसी कोई भी समझ ले कि जो आपके कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं, मतलब कि ऐसी ड्रग्स जो कि एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करती हैं, वो मोटिलिटी को भी कम कर देती हैं, वो सारा कुछ कम कर देती हैं। लेकिन वो स्क्रीशंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। स्क्रीशंस पे खास करके जो एचसीएल की स्क्रीशन है उस पे नो इफेक्ट है। तो मुझे जरा डॉक्टर अदनान बताएंगे कि इस मतलब क्यों नहीं इफेक्ट आता। जो आपके कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं उनका एचसीएल की प्रोडक्शन पे क्यों नहीं कोई इफेक्ट आता। आप कोई भी एट्रोपिन यूज कर लो, कोई भी एंटागोनिस्ट यूज कर लो, तो आपका उस पे इफेक्ट क्यों नहीं आता। ये आपकी बीआरएस में लिखा हुआ है बात, इसलिए मैं इधर बता रहा हूँ इसको। जी बताएं शाहबाज, जल्दी बताएं। जी डॉक्टर अदनान, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर सैयद आसिम कहाँ गए हैं, फिफ्थ सेमेस्टर वाले जो मैम आईपीरी से पढ़ रहे हैं, और बताएं मुझे जरा कि ये क्यों नहीं इफेक्ट आता। आपके सामने बात लिखी हुई है, अभी तो मैंने हिंट भी बता दिया। सामने आपके लिखा हुआ है जो मैं मतलब कि क्यों नहीं इफेक्ट आता, कि जब आप उस कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट देते हो तो आपकी हर चीज पे इफेक्ट आ जाता है, लेकिन आपकी एचसीएल की प्रोडक्शन पे इफेक्ट नहीं आता। गैस्ट्रिन आपका सेम का सेम रहता है, आपका एचसीएल भी प्रोडक्शन सेम रहती है, स्क्रीशन तकरीबन सेम रहती है। तो इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है यार, बीआरएस पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। नहीं समझ आ रही, चले मैं बताता हूँ। देखें, वेगल स्टिमुलेशन वाया गैस्ट्रिक रिलीजिंग पेप्टाइड, जी डॉक्टर हैदर सही बता रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल करके। अब आप कह रहे हैं कि यार जब हम इसकी वेगस, क्योंकि वेगस नर्व पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेट कर रही है, ठीक है, पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन है तो उससे गैस्ट्रिन रिलीज होता है। अब आप बड़े चालाक बने, एक पेशेंट है और उसको क्या है, उसको फर्ज करो उसमें एसिड ज्यादा पैदा हो रहा है, अब आप उस एसिड को रोकना चाहते हैं।
अब आप बड़े चालाक बने और आपने कहा कि यार वेगस नर्व इसकी स्टिमुलेशन को ज्यादा करती है, तो मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ कि मैं ना वेगस नर्व की जो स्टिमुलेशन है उसको रोक देता हूँ या रोक देती हूँ। तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप उसको कोई भी पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट दे देते हो। आप उसको क्या दे देते हो, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट दे देते हो। लेकिन अभी तो हमने ये बात पढ़ी है कि यार जो आपकी वेगस नर्व है, जो आपकी वेगस नर्व है वो क्या करती है, वेगस नर्व प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, जीआरपी, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। वो एसिटाइलकोलिन नहीं पैदा करती वहां पे जाके, जो आपकी वेगस नर्व है वो एसिटाइलकोलिन नहीं पैदा करती। वो क्या बनाती है, वो आपके जी सेल को स्टिमुलेट करने के लिए क्या पैदा करती है, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। अब हमने शिकार किया था, किसका शिकार किया था, एसिटाइलकोलिन का। लेकिन एसिटाइलकोलिन तो बन ही नहीं रहा, बन कौन रहा है, आपका गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड बन रहा है। तो इस वजह से जो आपके कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट होते हैं उनको हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपका जीआरपी बन रहा है। तो इस वजह से आपकी फर्स्ट एड वाले ने ये लाइन लिखी है कि जो वेगल स्टिमुलेशन होती है वो किस वजह से होती है, इट इज ड्यू टू जीआरपी, इट इज ड्यू टू जीआरपी। एसिटाइलकोलिन नहीं यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे सिर्फ कौन इन्वॉल्व होगा, आपका गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड इन्वॉल्व होगा। और ये एक फार्मा का एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं भी समझ आ गया तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जब हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट देते हैं तो एसिड की प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, बाकी हर चीज कम हो जाती है लेकिन एसिड की प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इसकी वजह ये है, इसकी वजह क्या है कि जो आपका एसिटाइलकोलिन तो यहाँ पे बन ही नहीं रहा, बनना एसिटाइलकोलिन ने था, लेकिन हम एसिटाइलकोलिन की बजाय क्या बन रहा है, आपका जीआरपी बन रहा है। तो जीआरपी बनने की वजह से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि आपका जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है वो यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हर चीज काम हो जाएगी लेकिन आपका ये वाला पॉइंट, ये वाली जो एक्सक्रीशन है ये काम नहीं होगी। तो ये लिपन कोड पे भी लिखा हुआ है और उसमें आपकी बीआरएस की फिजियोलॉजी में भी लिखा हुआ है, तो आप उस पर वहां पे पढ़ भी सकते हैं अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो। ठीक हो गया। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इस और ये क्या होता है, जब हमारी पीएच गिरती है, जब हमारी पीएच का 1.5 से जब हमारी पीएच लो हो जाती है, लेस देन 1.5 से, तो उससे भी क्या होता है कि हमारा जो गैस्ट्रिन है ये रिलीज होता है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि जो हमारे पाकिस्तान में एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हमें कोई मसला बन जाए, हमारा पेट खराब है, पेट में दर्द है, कुछ भी हो रहा है ना, तो हमने क्या ले लेनी है, हमने राइजिक 40 ले लेनी है या राइजिक 20 mg ले लेनी है या रूलिंग 20, मतलब बड़े ब्रांड हैं, राइजिक है 20, राइजिक है, उसके अलावा रूलिंग है, काफी ब्रांड्स हैं। तो जो आपके पीपीआईज हैं जिसमें ओमेप्राजोल मशहूर जमाना ड्रग है, पाकिस्तानी बस एवं शौक से ले रहे हैं, सुबह शाम एवं मतलब खाने से पहले ले ली तो चलो जी दिन अच्छा गुजर जाएगा। तो अगर आप क्रॉनिकली पीपीआई यूज करते हो, मतलब आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज करते हो, तो क्या होगा कि आपका गैस्ट्रिन इंक्रीज हो जाएगा। गैस्ट्रिन इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि जाहिर बात है जब आप प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर दोगे तो क्या होगा, क्या होगा कि आपका एसिड कम बनेगा, जब एसिड कम बनेगा तो आपकी अल्कलाइनेशन हो जाएगी और क्या होगा, आपका गैस्ट्रिन ज्यादा रिलीज होगा। उसके अलावा एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, इसको इसको मैं अभी नहीं बता सकता एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है, इसको हमने आगे पढ़ना भी है कि जब एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है, जब एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है तो मैं आगे जाकर आपको एक पढ़ाऊंगा भी कि जो एच पाइलोरी होता है ये कुछ सब्सटेंस बनाता है जो कि हमारी जो स्टमक है उसको अल्कलाइन करते हैं। जब अल्कलाइन होता है तो हमारी स्टमक उसके रिएक्शन में ज्यादा एसिड पैदा करती है। तो इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे एच पाइलोरी की एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस को। उसके बाद आगे है जी इंक्रीज इन जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, जो गैस्ट्रिनोमा होता है, मतलब कि जो गेस्ट जी सेल्स हैं अगर इनका ट्यूमर हो जाए, जो जी सेल्स हैं इनका अगर क्या हो जाए, ट्यूमर हो जाए, अगर इनका क्या हो जाए, ट्यूमर हो जाए, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, इस सिंड्रोम को हम कहते हैं जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो जो जी सेल का अगर ट्यूमर हो जाए तो उसमें भी क्या होगा, आपको गैस्ट्रिन ज्यादा मिलेगा, जाहिर बात है। ठीक हो गया। अल्कलाइनेशन में सीक्रेट सीक्रेट कम होगा, फिर कम होने में क्या है। डॉक्टर खिजर आपका मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। डॉक्टर बेजाद पूछ रहे हैं जी ये आपका एंटोगनाइज वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दे। देखिए डॉक्टर बेजाद इसमें कोई खास बात नहीं है, सिर्फ एक ही बात है कि देखें जब आप कोई कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट यूज करते हो तो क्या होता है, क्या होता है, फिर आप एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करते हो, आप एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हो। लेकिन यहाँ पे तो बन ही एसिटाइलकोलिन नहीं रहा, जो आपकी वेगस नर्व है वो क्या रिलीज करती है, वो आपकी रिलीज करती है गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। तो जब एसिटाइलकोलिन ही नहीं बन रहा तो आप जितने मर्जी उसको कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट दोगे आपका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं इफेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे बन ही क्या रहा है, आपका जीआरपी बन रहा है। क्या बन रहा है, आपका जीआरपी बन रहा है। तो ये सारी आपने बातें याद रखनी है। डॉक्टर खिजर आप अपना क्वेश्चन एक दफा दोबारा बता दें, समझ नहीं आ रही मुझे क्या क्वेश्चन है। अच्छा उसके बाद है जी आगे हम इसको पहले पढ़ते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन, ओके, इसको जरा हम पढ़ते हैं। अभी हमने क्या क्या खाए थे, अभी हमने खाए थे दाल चावल, अभी हमने क्या खाए थे, दाल चावल। अब फर्ज करो कि आपके मैस में क्या आ गया, आपके मैस में पाए आ गए हैं। ठीक है, माशाल्लाह पाए खैर खाने वाले तो इधर के नहीं होते, लेकिन आपके मैस में क्या आ गए हैं, पाए आ गए हैं, मतलब कि जो फुल ऑफ फैट, आपके जो मैस है इट इज फुल ऑफ फैट, उसमें चर्बी चर्बी है। ठीक है, तो अगर फुल ऑफ फैट होगा मतलब आपने बहुत ज्यादा फैट खा लिया तो क्या होगा, आपका एक हार्मोन रिलीज होगा
कहाँ से रिलीज होगा? जो आपका ड्यूडिनम होता है और जो आपका जूजिनम होता है, इसमें अल्लाह ताला ने रखी आई सेल्स। जब इसमें आई सेल्स रखे तो जब आपने क्या खाए, जब आपने पाए खाए, तो जब आप पाए खाओगे या डॉक्टर जबीउल्लाह बता रहे हैं जी दम पुख्त खा लेते हो या कोई भी आप चर्बी वाली चीज खा लेते हो, तो आपका एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम कहते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसीके भी कहते हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन कहाँ से रिलीज होता है? आपके आई सेल से रिलीज होता है। और आई सेल कहाँ पे होते हैं? ड्यूडिनम में होते हैं और जूजिनम में होते हैं। अब आप कहते हैं कि यार ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन है ये क्या करता है? अब आपने पाए तो खा लिए लेकिन उसको हजम भी तो कराना ना। तो आप जब पाए खा लेते हैं तो पाए से क्या होगा? आपका कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होगा। जब कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होगा तो क्या होगा? सबसे पहले जो कोलिसिस्टोकाइनिन है ये दौड़ा दौड़ा किसके पास जाएगा? गाल ब्लैडर के पास जाएगा। तो गाल ब्लैडर को क्या करेगा कि भाईजान कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। गाल ब्लैडर की क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। जब गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? हमारा बाइल जो होगा वो रिलीज होगा। जब बाइल रिलीज होगा तो क्या होगा? आपको पता है कि बाइल में क्या होते हैं? बाइल में हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। बाइल में क्या होते हैं? आपके साल्ट्स होते हैं, बाइल साल्ट्स होते हैं, जिन्होंने क्या करानी होती है? इमल्सिफिकेशन करानी होती है। जिन्होंने क्या करानी होती है? फैट्स को तोड़ते हैं ताकि उसके ऊपर लिपिड्स के एंजाइम काम कर सके। तो जो जो बाइल बाइल रिलीज होगा और हमारी फैट क्या होगी? हमारी फैट क्या होगी? डिजेस्ट होगी। उसके अलावा और क्या करेगा? जो आपका ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन है ये आपके पैंक्रियाज के पास जाएगा और पैंक्रियाज को कहेगा कि भाईजान आप अपने एंजाइम रिलीज करें जरा, ताकि मैं जो ये फैट आ गई है इसको मैं जरा क्या कर सकूं? डिजेस्ट कर सकूं। तो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन बढ़ा देगा। उसके बाद आपको ये अब जाहिर बात है कि जो फैट है उसको डिजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लग रहा है। मतलब फैट ज्यादा देर तक अगर आपके ड्यूडेनम में रहेगी तो तभी डिजेस्ट होगी ना, तभी आपके पैंक्रियाटिक एंजाइम काम कर पाएंगे। तो जो कोलिसिस्टोकाइनिन है ये आपके स्टमक के पास एक फरियाद लेके जाएगा कि यार रश बहुत हो गया है, मतलब मुझे ना अपना काम करना थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आप ऐसा करें कि स्टमक की एम्पटिंग को रोक दे, स्टमक की मोटिलिटी को कम कर देगा। स्टमक की मोटिलिटी कम होने की वजह से होगा क्या कि जो स्टमक का कंटेंट है वो आगे ड्यूडेनम में नहीं जाएगा। जब वो ड्यूडेनम में नहीं जाएगा तो क्या होगा कि जो आपके एंजाइम्स हैं, जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, इनको ज्यादा मतलब कि इनको ज्यादा क्या लग जाएगा? ज्यादा वक्त मिल जाएगा डिजेस्ट कराने में। तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को ये क्या कर देता है? कम कर देता है। गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, पैंक्रियाटिक स्क्रीशन कराता है। उसके बाद एक और हमने स्फिंक्टर पढ़ा था जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी होता है, मैंने आपको कहा था कि जो आपकी एम्पुला ऑफ वेटर होती है, एम्पुला ऑफ वेटर कहाँ कहाँ से ले रही होती है? आपके पैंक्रियाटिक मेन डक्ट से ले रही होती है और कहाँ से ले रही होती है? आपकी कॉमन बाइल डक्ट से। और जो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है उसमें आपका एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जो कि क्या करता है? आपके बाइल को कंट्रोल करता है। तो जाहिर बात है कि आप गाल ब्लैडर तो पीछे से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, लेकिन कोलिसिस्टोकाइनिन क्या कहेगा कि भाईजान दरवाजे खोल दो, जितने भी दरवाजे बंद हैं उन दरवाजों को खोल दो, ताकि क्या हो? बाइल अंदर आ सके और बाइल क्या करे? उस फैट को क्या कर सके? डिजेस्ट करा सके। तो बाइल क्या करेगा? उसको डिजेस्ट कराएगा बाय ओपनिंग ओपनिंग ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कम कर देगा। गैस्ट्रिक एम्पटिंग को क्यों कम करेगा? ताकि हमारा जो फैट है उसको अच्छे तरीके से हजम कराया जा सके। और गाल ब्लैडर की कंट्रैक्शन क्यों कराएगा? क्योंकि क्या हो? ताकि क्या हो कि जो बाइल बना हुआ है, ताकि जो बाइल बना हुआ है वो आ सके और हमारी उसको क्या कर सके? अपना डिजेस्ट करा सके। और पैंक्रियाज के स्क्रीशन क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि पैंक्रियाज में हम कल भी पढ़ेंगे, पैंक्रियाज में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने फैट को डिजेस्ट कराना होता है, तो पैंक्रियाटिक स्क्रीशन को इंक्रीज कर देगा। अब आप कहते हैं कि ये मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कोलिसिस्टोकाइनिन के रिलीज को ज्यादा करती हैं? तो डॉक्टर जबीउल्लाह ने भी हमें बता दिया और मैंने भी आपको बता दिया कि फर्ज करो आप कोई फैटी चीज खा लेते हो, आप दम पुख्त खा लेते हो, आप पाए खा लेते हो या कोई ऐसी चीज खा लेते हो जिसमें फैट बहुत ज्यादा है, तो जब आप फैट बहुत ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? आपका कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होगा। या फिर आप प्रोटीन ज्यादा खा लेते हो, आप अमाइनो एसिड ज्यादा खा लेते हो, तो उससे भी क्या होगा? कोलिसिस्टोकाइनिन ज्यादा होगा। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इट एक्ट्स ऑन न्यूरल मस्कुरेनिक पाथवेज टू काज पैंक्रियाटिक स्क्रीशन। मतलब कि ये नर्व्स के रास्ते क्या करता है? अपना मैसेज लेके जाता है पैंक्रियाटिक स्क्रीशन में। इसको इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये वाली है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। इन सब का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पैंक्रियाटिक स्क्रीशन क्यों इंक्रीज कर रहा है, गाल ब्लैडर की इंक्रीशन क्यों कर रहा है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम क्यों कर रहा है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी को क्या कर रहा है? रिलैक्स क्यों कर रहा है। तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। ठीक हो गया? तो मुझे जरा शाबाश जल्दी बताएं कि जब आप पाए खाते हो, आपका कोलिसिस्टोकाइनिन जब रिलीज होता है, तो आपको पता चल गया कि ये क्या क्या कराता है या कोई मसला रह गया? बताएं शाबाश, जल्दी बताएं। डॉक्टर काशिफ को माशाल्लाह क्लियर हो गया, बाकी भी जरा बताएं ना। गैस्ट्रिक एम्पटिंग वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें। ओके जी, डॉक्टर सिक्लैर ने कहा है कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें। देखिए मैंने ये कहा माशाल्लाह, आपको कोई दोस्त इनवाइट कर लेता है आप कि यार मैं ना दम पुख्त बना रहा हूँ और आप मेरे पास आ जाएं। तो माशाल्लाह आप सुबह के भूखे हैं, आप 2 दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया कि चलो दोस्त के दम पुख्त खाना है, तो आप क्या करते हो? आप काफी ज्यादा फैट खा लेते हो।
अब जाहिर बात है कि आपको पता है जो फैट होती है, इट इज दे आर हाई पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो उनमें हम पढ़ेंगे आगे जाके बायोकेम में भी, उनमें एनर्जी ज्यादा होती है और उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो जाहिर बात है कि अगर आप एनर्जी ज्यादा ले रहे हो तो उनको तोड़ने में आपको काफी टाइम लगेगा। अब जो फैट की डिजेशन है वो आपके ड्यूडेनम में स्टार्ट होती है। अब आपके जब आप फैट खाते हो तो कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है वो रिलीज होता है, और कोलिसिस्टोकाइनिन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये दौड़ा दौड़ा किसके पास जाता है, स्टमक के पास जाता है, और उसकी मोटिलिटी को कम कर देता है। जब उसकी मोटिलिटी को कम करता है, उसकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम करता है, तो क्या होता है, देखिए ये पीछे क्या है, हमारा स्टमक है, फर्ज करें ये क्या है, आपका स्टमक है, ये क्या है, स्टमक है, और ये क्या है, ड्यूडेनम है। अब यहाँ पे आपका वो उसका जंक्शन है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपकी डिजेशन चल रही है किसकी, दम पुख्त की, दम पुख्त यहाँ पे ड्यूडेनम में आपका क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। अब जब आपका कोलिसिस्टोकाइनिन आएगा तो ये क्या कहेगा कि यार पीछे से जो आपका फूड आ रहा है उसको जरा स्लो कर दो, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कम कर दो, ताकि ये जो आपका यहाँ पे फूड पड़ा हुआ है ड्यूडेनम में, इसको ज्यादा टाइम मिल जाए क्या होने में, डाइजेस्ट होने में। तो इसको हम कहते हैं स्लोड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। गैस्ट्रिक एम्पटिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो आई होप कि डॉक्टर स्क्लैन अब आपको ये बात समझ आ गई है। लेकिन आपने मुझे मेरा आंसर तो बताया नहीं अभी तक, कि अगर एक पेशेंट है कोलीलिथासिस का, मतलब कि उसके उसको पित्ते की पथरी है, या उसके पित्ते में सोजिश है, तो जब वो पाए खाएगा, जब वो दम पुख्त खाएगा, तो उसको पेन क्यों स्टार्ट हो जाती है, सामने लिखा हुआ है आपके। लेकिन आप बताओगे नहीं मुझे। जी बताएं जरा, शाबाश सर, यस डॉक्टर काशिफ एक्सलेंट। और डॉक्टर अब देखिए, अब बता रहे हैं ना सारे सही, पहले सारे तुक्के मार रहे थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिनको नहीं समझ आई वो जरा समझ ले। जब क्या होता है मतलब कि फर्ज करो एक पेशेंट है और वो खाएगा फैटी मील, ठीक है, जब पेशेंट होगा वो क्या खाएगा, फैटी मील। अब उस बेचारे को पहले ही पथरी है, उसके पित्ते में क्या है, पहले ही पथरी है, या पित्ते की पहले ही सोजिश है। तो जब उसने फैटी मील खाया तो कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन जब रिलीज हुआ तो क्या होगा, जब कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज हुआ तो ये इसने क्या करानी है, गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करानी है, गाल ब्लैडर की क्या करानी है, कॉन्ट्रैक्शन करानी है। अब वो बेचारे की पहले ही क्या हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है, या फिर उसके अंदर क्या है, पथरी है, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो उसने फैटी मील खाया, जब उसने फैटी मील खाया तो कोलिसिस्टोकाइनिन ने तो अपना काम कर देना है, उसने तो गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करा देनी है। लेकिन जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, उसको पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने अक्सर देखा होगा ये जो बेचारे पित्ते के मरीज होते हैं, ये रोते ही फिर रहे होते हैं कि हमने थोड़ा सा दूध ही पिया था और बहुत पेन हो रही है, या थोड़ा सा यही खाया था तो बहुत ज्यादा पेन हो रही है। तो इसकी वजह क्या होती है, इट इज ड्यू टू कोलिसिस्टोकाइनिन। और ये आपको नहीं भूलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, कि जब एक मरीज होता है कोलिलिथासिस का या फिर उसका कोलिसिस्टाइटिस का, तो उसमें फैटी फूड हम मना करते हैं, अगर वो फैटी फूड खाएगा तो वो फिर अपनी पेन का खुद जिम्मेदार है। ठीक हो गया जी, ये बिल्कुल आसान सी बात है, आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, अब एक मेरा और सवाल है, लेकिन वो अभी सवाल नहीं मैं पूछूंगा, वो मैं बाद में पूछूंगा, पहले हम ये पढ़ लूं। दैट इज योर सोमैटोस्टेटिन। जो सोमैटोस्टेटिन होता है, सोमैटोस्टेटिन कौन बनाते हैं, सोमैटोस्टेटिन आपके जो पैंक्रियाटिक आइसलेट सेल्स हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, या फिर जो जीआई म्यूकोजा है उसमें भी बनता है, और आपके पैंक्रियाटिक आइसलेट सेल्स में भी बनता है। और कौन बनाते हैं, आपके डी सेल्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं, आपके डी सेल्स बनाते हैं। डी सेल्स क्या बनाते हैं, सोमैटोस्टेटिन बनाते हैं, सोमैटोस्टेटिन बनाते हैं। ओके, अब जो सोमैटोस्टेटिन है इसमें आपने याद रखना है, ये जो सोमैटोस्टेटिन है ना, इसने जहां से ये गुजरेगा, जिसके पास ये जाएगा, हर चीज को रोक देगा, हर चीज को ये क्या कर देगा, रोक देगा। तो सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, सबसे पहले आपके स्टमक के पास जाता है, और उसको क्या होगा, बस 2 मिनट डॉक्टर निमरा, 2 मिनट बर्दाश्त कर ले। जो सोमैटोस्टेटिन होता है ये क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड की स्क्रिशन को कम कर देता है, गैस्ट्रिक एसिड की स्क्रिशन को कम कर देता है, एंड पेप्सिनोजिन की स्क्रिशन को भी कम कर देता है। पेप्सिनोजिन हम पढ़ेंगे भी, पेप्सिनोजिन पेप्सिन कल हम पढ़ेंगे। तो एसिड की स्क्रिशन को कम कर देता है, और पेप्सिनोजिन की स्क्रिशन को कम कर देता है। और सोमैटोस्टेटिन पैंक्रियाज के पास जाता है और उसको भी कहता है कि यार कम हो जाओ, मतलब कि पैंक्रियाटिक स्क्रिशन और स्मॉल इंटेस्टाइन की स्क्रिशन को भी कम कर देता है। और गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को भी कम कर देता है, गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को भी कम कर देता है। और इंसुलिन और ग्लूकागोन के रिलीज को भी कम कर देता है। मतलब ये जहां से गुजरता है ना, ये हर चीज को बंद कर देता है, हर चीज को ये क्या कर देता है, बंद कर देता है। मतलब ये अल्ताफ हुसैन है, जो अल्ताफ हुसैन था उसने भी कराची में ऐसे ही किया था ना, कि जहां से उसके बंदे गुजरते थे हर चीज बंद। तो ये भी क्या है, अल्ताफ हुसैन है हमारी बॉडी का, जहां से सोमैटोस्टेटिन गुजरता है क्या होता है, हर चीज बंद हो जाती है, गैस्ट्रिक एसिड भी बंद, पेप्सिनोजिन भी बंद, पैंक्रियाटिक सिक्रेशन भी बंद, गाल ब्लैडर भी बंद, आपका इंसुलिन भी बंद, गाल ब्लैडर कंट्रैक्शन भी बंद। ओके, तो मुझे बताएं कि ये फंक्शन समझ आ गया, आई होप कि समझ आ गए होंगे। अब आप कहते हैं कि यार ये पैदा कब होगा, तो इट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीज बाय एसिड। मतलब जैसे ही हमारा एसिडिक एनवायरनमेंट इंक्रीज होगा, मतलब कि फर्ज करो एसिड ज्यादा पैदा हो गया है, ड्यूडेनम में एसिड ज्यादा आ रहा है, तो क्या होगा, आपका सोमैटोस्टेटिन बनेगा और वो पीछे से प्रोडक्शन को कम कर देगा। और डिक्रीज बाय वेगल स्टिमुलेशन, जब वेगस की स्टिमुलेशन आएगी, जब पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके,
उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इट इनहिबिट्स क्रिएशन ऑफ वेरियस हार्मोन्स। वेरियस, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जहां से ये गुजरेगा हर चीज को रोक देगा। इसका एनालॉग होता है और उसको हम कहते हैं ऑक्ट्रियोटाइड। उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्ट्रियोटाइड कहते हैं। इट इज एनालॉग यूज टू ट्रीट एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली किस वजह से होती है? अगर हमारा ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। अगर ग्रोथ हार्मोन हमारी अडल्ट एज से के बाद भी ज्यादा हो जाए तो इसको हम कहते हैं एक्रोमेगैली। कार्सिनॉइड सिंड्रोम, कार्सिनॉइड सिंड्रोम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्या होता है, बड़ी डिटेल में पढ़ाया था। वीआईपीओमा हम कल पढ़ेंगे, वेरिसेल ब्लीडिंग। ठीक है, तो इन सब में हम क्या यूज करते हैं? ऑक्ट्रियोटाइड यूज करते हैं टू ट्रीट एक्रोमेगैली, कार्सिनॉइड सिंड्रोम, वीआईपीओमा एंड वेरिसियल ब्लीडिंग। इसको जरा हम पीछे छोड़ते हैं। मेरा आप सबसे एक बहुत एक सिंपल सा सवाल है, बड़ा एक मासूमाना सवाल है। वो सवाल ये है कि एक मरीज है आपके पास और उसको क्या हो गया है? उसको सोमैटोस्टेटिनोमा, सोमैटो सोमैटोस्टेटिनोमा सोमैटोस्टेटिनोमा हो गया। मतलब कि जो उसके सोमैटोस्टेटिन है उसका क्या हो गया? ट्यूमर हो गया। जब उसको सोमैटोस्टेटिनोमा हो गया तो उसमें सोमैटोस्टेटिन ज्यादा हो गया। उसमें क्या हो गया? सोमैटोस्टेटिन ज्यादा हो गया। उसमें क्या हो गया? सोमैटोस्टेटिन ज्यादा हो गया। अब आपने मुझे ये बताना है, अब आपने मुझे ये बताना है कि अगर उसमें सोमैटोस्टेटिन ज्यादा हो गया तो उसमें कोलिलिथेसिस, कोलिलिथेसिस का तो पता ना क्या होता है? पित्ते की पथरी। उसमें कोलिलिथेसिस के रिस्क क्यों इंक्रीज हो जाता है? उसमें हाई, उसमें क्या होता है? उसमें हाई ग्लूकोज क्यों होता है? मतलब उसको डायबिटीज क्यों हो जाती है? उसको डायबिटीज क्यों हो जाती है? और इसके अलावा कोलिलिथियासिस हो गया, आपका डायबिटीज हो गया, और उसके अलावा उसमें स्टियोटेरिया। ठीक है, उसमें स्टियोटेरिया क्यों होता है? स्टियोटेरिया। अब टाइम कम हो गया तो अभी तो नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। तो इसको मैं आपको कल मतलब आपसे आंसर पूछूंगा कि आपने इसका आंसर ढूंढ के लाना है कि जब हमें स्मेटोस्टेटिनोमा होता है तो हमें पित्ते की पथरी क्यों हो जाती है? हमारा ग्लूकोज क्यों हाई हो जाता है? हमारी फीसिस में, हमारा जो स्टूल है उसमें फैट क्यों आना शुरू हो जाती है? ठीक हो गया, तो इसको जरा हम कल अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यूएसएमएल का। बल्कि आप सारे अभी बता रहे हो, चलो मैं अभी बता देता हूँ। देखो, जो स्मेटोस्टेटिनोमा है ये क्या करता है? ये गाल ब्लैडर की कंट्रैक्शन को कम करता है। तो जाहिर बात है, जब गाल ब्लैडर की कंट्रैक्शन कम होगी तो जो हमारा बाइल है वो गाल ब्लैडर के अंदर ज्यादा देर तक रहेगा। जब वो ज्यादा देर तक रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो वहां पे डिपॉजिट कर जाएगा और क्या बना देगा? पित्ते की पथरी हो जाएगी आपको। उसके अलावा जो स्मेटोस्टेटिनोमा है ये आपके हाई ग्लूकोज कैसे कराता है? क्योंकि ये इंसुलिन को कम कर देगा। इंसुलिन को कम कर देगा तो इंसुलिन कम होने से क्या होगा? आपको इंसुलिन कम होने से क्या होगा? ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा। उसके अलावा स्टियोटेरिया, स्टियोटेरिया क्यों कराता है? क्योंकि ये आपकी स्क्रीटिन हार्मोन को कम करता है। स्क्रीटिन हार्मोन हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपका स्मेटोस्टेटिन है ये जहां से गुजरता है हर चीज को कम कर देता है। तो जब स्क्रीटिन हार्मोन कम होता है तो स्टियोटेरिया होता है। इसको ये क्यों होता है ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है।